अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं PHY 301 की असाइनमेंट नंबर 1 को। तो चलिए देखते हैं अपनी असाइनमेंट नंबर 1 को। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि हमें दिया गया है कि आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है ए और बी के दरमियान। जितनी भी रेजिस्टेंस लगी हुई हैं इन सब का मजमूआ हम लोगों ने ढूंढना है। तो इन सब को हम लोगों ने जमा करना है कि हमारी जो टोटल रेजिस्टेंस है ए और बी के दरमियान में हमारी कितनी रेजिस्टेंस लगी हुई है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और निकालेंगे कि हमारा ए और बी जो है वो क्या निकलता है, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारी क्या निकल। अब करना कुछ यूँ है कि सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारी रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज़ के अंदर किस तरह लगती हैं और पैरेलल के अंदर किस तरह लगती हैं। तो मैंने आप लोगों को पहले अपने लेक्चर्स के अंदर बताया हुआ है कि अगर एक रेजिस्टेंस इस तरह करके लगी हुई है कि उस रेजिस्टेंस का सर और दूसरी रेजिस्टेंस का सर आपस के अंदर मिल रहे हों, तो इसका मतलब ये है कि ये रेजिस्टेंस जो हैं ये दोनों एक दूसरे के सीरीज़ में लगी हुई हैं। लेकिन अगर इन दोनों रेजिस्टेंस के आपस के अंदर पाँव भी मिल रहे हों तो ये जो दो रेजिस्टेंस होंगी ये आपस के अंदर पैरेलल में लगी हुई हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि ये हमारी 7 ओहम की रेजिस्टेंस और 5 ओहम की हम लोग इधर से सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। आप लोग चाहें तो यहाँ से भी इसको सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं। को ये रजिस्टर और ये रेजिस्टेंस ये दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज़ के अंदर लगी हुई हैं। क्यों? क्योंकि ये जो दो रेजिस्टेंस हैं इनके सिर्फ़ और सिर्फ एक दूसरे के साथ सर ही मिल रहे हैं जो कि इस पॉइंट पे हैं। जबकि ये रेजिस्टेंस देखें इधर मिल रही है किसी और रेजिस्टेंस के साथ और ये 5 ओहम की रेजिस्टेंस किसी और रेजिस्टेंस के साथ आपस में मिल रही है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हमारी ये जो रेजिस्टेंस हैं ये हमारी सीरीज़ के अंदर हैं। तो सीरीज़ के अंदर जो मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि सॉल्व करने का तरीकाकार ये है कि जब भी हम लोग सीरीज़ के अंदर असाइनमेंट को इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हम इन रेजिस्टेंस को आपस के अंदर प्लस कर देंगे। 7 ओहम रेजिस्टेंस इज इन सीरीज विद 5 ओहम रेजिस्टेंस, सो वी ऐड देम सिंपली। R1 और R2 को प्लस करेंगे, 7 + 5 इज इक्वल्स टू। अब अगला स्टेप क्या है? अब अगला स्टेप ये है कि ये दोनों रेजिस्टेंस को हम लोगों ने कंबाइन कर लिया है। तो यहाँ से हमने रेजिस्टेंस को काट के यहाँ पर हमने 12 कर दिया। अब ये हमारी जो है वो एक रेजिस्टेंस बन गई है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है कि देखना है कि अब अगली जो रेजिस्टेंस है वो किस तरह लगी हुई है। अगर आप देखें तो ये 4 ओहम की जो रेजिस्टेंस है ये 12 ओहम के साथ सर से भी मिल रही है और पाँव से भी मिल रही है। इसका मतलब ये है कि ये हमारी जो रेजिस्टेंस है ये हमारी पैरेलल के अंदर है। तो ये जो हमारी जो रेजिस्टेंस है ये दोनों हमारी पैरेलल के अंदर लगी हुई हैं। अब पैरेलल के अंदर रेजिस्टेंस को सॉल्व करने का तरीका भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि वो इस तरह से है कि R1 × R2 ये हमारी R1 बन जाएगी और ये हमारी R2 बन जाएगी। अब क्या करेंगे कि R1 को पहले हमने ऊपर मल्टीप्लाई करना है और फिर नीचे हम लोगों ने प्लस कर देना है। R1 × R2 डिवाइडेड बाई R1 + R2। तो सबसे पहले R1 जो हमारी 12 ओहम है और R2 जो हमारी 4 ओहम है, तो इनको पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर डिवाइड में इनको प्लस कर देंगे तो हमारे पास 3 ओहम जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। अब दोबारा हम अपनी रेजिस्टेंस को लगाएंगे तो क्या करेंगे कि ये दरमियान वाली रेजिस्टेंस हम लोग हटा लेंगे अपनी सहूलत के लिए और जो 3 ओहम हमारे पास आंसर आया है वो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। अब हम देखते हैं कि ये 3 ओहम और ये वाली जो 3 ओहम रेजिस्टेंस है ये दोनों रेजिस्टेंस यहाँ पर देखें आप, एक ये जगह और एक ये जगह, ये वाली रेजिस्टेंस आकर सर से भी मिल रही है और पाँव से भी मिल रही है। इसका मतलब ये है कि ये हमारी जो दो रेजिस्टेंस हैं ये दोनों हमारी पैरेलल के अंदर लगी हुई हैं। तो अगर ये दोनों हमारी पैरेलल के अंदर लगी हैं तो हम इनको सॉल्व पैरेलल के तरीके से करेंगे। R1 × R2 डिवाइडेड बाई R1 + R2। तो ये 3 पहले आ जाएगा, 3 × 3 डिवाइडेड बाई 3 + 3। तो ये हमारे पास 1.5 जो है वो आंसर आ जाएगा। अब अगेन हम इसको सॉल्व करेंगे, ये वाली रेजिस्टेंस जो है उसको हटा लेंगे, दूसरी वाली रेजिस्टेंस को हम लोग लगा लेंगे, यहाँ पर हम लोग 1.5 लिख लेंगे। जैसे जैसे हम लोग देखें सॉल्व करते जा रहे हैं हमारा जो सर्किट है वो घटता जा रहा है, ठीक है। तो आखिर में आकर हमें बस यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जो है वो बच जाएगी जो हमारा राइट आंसर होगा कि हमने पूरे जो सर्किट है उसकी रेजिस्टेंस को मालूम करना है कि वो कितनी है। अब इसके बाद क्या है कि ये 12 ओहम की जो रेजिस्टेंस है और ये 1.5 ओहम की, अगर आप ये दोनों रेजिस्टेंस इनको देखें तो ये जो दो रेजिस्टेंस है ये सिर्फ़ और सिर्फ एक ही जगह से एक दूसरे के साथ मिल रही हैं और वो ये पॉइंट है। तो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ सर से मिल रही हैं, पाँव से ये किसी और
रेजिस्टेंस के साथ मिल रही हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई हमारी ये जो रेजिस्टेंस है ये हमारी सीरीज़ के अंदर है। तो सीरीज़ के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्लस कर देते हैं, कोई और काम नहीं करते। तो हम लोग 1.5 + 12 करेंगे तो 13.5 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हम अपने सर्किट को और थोड़ा छोटा करते हैं। सर्किट को और छोटा करेंगे, यहाँ वाली जो रेजिस्टेंस थी वो मैंने हटा दी है, सिर्फ हमारी यहाँ पर बच गई। अब 13.5 ये है और ये है 4 ओहम। अब आप देखें ये जो 4 ओहम की रेजिस्टेंस है ये यहाँ से और यहाँ से दोनों जगहों के ऊपर से हमारे 13.5 के साथ मिल रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों जो रेजिस्टेंस हैं वो पैरेलल के अंदर होगी। यहाँ पैरेलल के अंदर दोबारा सॉल्व करने का तरीका वही है, R1 × R2 / R1 + R2। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 3.08 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट फिर मैंने इस दरमियान वाली को हटा दिया है जो हमारी रेजिस्टेंस थी और इस रेजिस्टेंस को रहने दिया है। अब ये जो रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस दोनों एक दूसरे के पैरेलल के अंदर हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ सर से भी मिल रही हैं और पाँव से भी मिल रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारी दो रेजिस्टेंस हैं इनको भी हम लोग पैरेलल के तरीके से सॉल्व करेंगे। पैरेलल के तरीके से सॉल्व करने का तरीका वही सेम, R1 × R2 / R1 + R2 पुट करेंगे उनकी जो वैल्यूज़ हैं उनको, और ये हमारे पास आ जाएगा 2.03 आंसर आ जाएगा। अब देखें तो मैंने ये वाली जो रेजिस्टेंस है इसको हटा दिया है, सिर्फ ये रेजिस्टेंस को रहने दिया है और उसके साथ जो आंसर आ रहा था वो लिख दिया है 2.03। जैसे जैसे सॉल्व करते आ रहे हैं हमारा ये जो सर्किट है वो घटता आ रहा है। अब ये देखें 2.03 बच गया है और 4 ओहम बच गया है। अब फिर आप अगर देखें तो ये 4 ओहम और 2.3 ये दोनों एक दूसरे के साथ सिर्फ एक पॉइंट से जुड़ रही हैं और वो ये पॉइंट है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो दो रेजिस्टेंस हैं वो आपस के अंदर सीरीज़ में लगी हुई हैं। तो जब दो रेजिस्टेंस सीरीज़ के अंदर लगती हैं तो इसका मतलब ये है कि उन दोनों का हमने प्लस करना है। 2.03 + 4 करेंगे तो 6.03 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो RAB है कि इस पर और इस पर जो रेजिस्टेंस इनके दरमियान में लगी हुई हैं उनकी टोटल वैल्यू 6.03 ओहम है। अब मतलब ये है कि ये जो लोड रेजिस्टेंस जो इन दो पॉइंट्स के दरमियान है R इक्विवेलेंट, मतलब RAB इन दो पॉइंट्स के दरमियान जितनी भी रेजिस्टेंस लगी हुई हैं उनकी कुल वैल्यू 6.03 ओहम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने हमें पैरेलल सर्किट दिया हुआ है, उसमें वो कहते हैं हमें IS के बारे में बताएं कि जो IS है वो कितना है। उसके बाद वो कहता है कि आप कैलकुलेट करें कि ये जो टोटल हमारा I1 कितना है, I2 कितना है, और उसके बाद कहता है कि आप इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास टोटल हमारे जो सर्किट का करंट है वो आना चाहिए। उसके बाद कहता है कि कैलकुलेट करें पावर डेसिपेशन को, कि तमाम रेजिस्टेंस के अंदर जो हमारी पावर डेसिपेशन है वो कितनी है। उसके बाद वो कहता है कि जो पावर डिलीवर की जा रही है सोर्स की तरफ से और जो पावर वहाँ पर ये हमारे रेजिस्टेंस डेसिपेट कर रहे हैं या जो कंज्यूम कर रहे हैं उन दोनों में क्या फ़र्क है। तो ये हम लोग बारी बारी एक एक करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया है कि ये दोनों जो रेजिस्टेंस थे इन दो रेजिस्टेंस को मैंने आपस के अंदर, ये चूँकि पैरेलल के अंदर लगे हुए थे तो इसलिए मैंने इनको पैरेलल के अंदर जोड़ दिया है। अब वही तरीक़ाकार है पैरेलल का कि R इक्विवेलेंट R1 × R2 / R1 + R2। तो ये 2 किलो ओहम जो है वो मेरे पास आंसर आ गया। अब 2 किलो ओहम यहाँ पर आंसर आया तो आसानी के साथ मैं यहाँ पे ओहम लॉ लगा लूँगा। तो ओहम लॉ हर एक बंदे को पता है कि ओहम लॉ हमसे ये कहता है कि I जो होगा, जो हमारा करंट होगा, वो किस तरह से हासिल होगा कि जब हम वोल्टेज में से जो रेजिस्टेंस होगी उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास करंट आ जाएगा। कि अगर हमने करंट को मालूम करना है कि एक सर्किट के अंदर कितना करंट मौजूद है तो हम क्या करेंगे, जो उस सर्किट की जो वोल्टेज होगी उसमें से हम लोग रेजिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो सर्किट का जो टोटल करंट है वो आ जाएगा। अब हमने मालूम करना है कि हमारे पास कितना करंट जो है वो इस जगह पे बह रहा है, मतलब IS हमारे पास कितना है जो कि नामालूम है। तो उसके लिए हमने क्या किया, IS = V / R इक्विवेलेंट। तो सारे सर्किट की जो रेजिस्टेंस थी वो 2 किलो ओहम थी, 12 / 2 किया है तो हमारे पास आंसर 6 मिली एम्पेयर आ गया। इसके बाद अब हम लोगों ने क्या करना है कि क्वेश्चन के दूसरे रूल की जानिब जानना है कि हम लोगों ने I1 और I2 को फाइंड करना है और फिर इन दोनों को प्लस करके देखेंगे कि क्या हमारे पास ये IS जो है वो 6 मिली एम्पेयर के इक्वल आता है कि नहीं। मतलब
कि ये देखें ये I1 है जो कि इस रेजिस्टेंस में से गुज़र रहा है, और ये I2 है जो कि हमारे R2 में से गुज़र रहा है। अब हमने क्या करना है कि इन दोनों को फाइंड करना है और फिर इन दोनों को प्लस करेंगे और देखेंगे क्या वो हमारे टोटल करंट के इक्वल आता है कि नहीं। तो इसका फार्मूला ये है, जब भी हमने सर्किट के अंदर करंट को फाइंड करना हो किसी एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो उसके लिए हम लोग करंट डिवीजन रूल का इस्तेमाल करते हैं। अब करंट डिवीजन रूल हमसे क्या कहता है? करंट डिवीजन रूल हमसे ये कहता है कि आई जो है जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम लोगों ने करंट को फाइंड करना होता है वो हम लोग लिखते हैं। उसके बाद जिस में से हम लोग फाइंड कर रहे हैं उसको हम लोग ऊपर रखते हैं। मिसाल के तौर पे हम लोगों ने इस में से मालूम करना है, तो ये वाली जो हमारी मिसाल के तौर पे हमने I1 को मालूम करना है, तो क्या करेंगे कि इस रेजिस्टेंस को हम लोग ऊपर रखेंगे और डिवाइड कर देंगे R1 प्लस R2 से। अब ये देखें, मैंने I1 की वैल्यू को मालूम करना है तो R2 को ऊपर रखूँगा डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाई जो सर्किट के अंदर जो टोटल हमारा जो करंट है वो बह रहा है उसके साथ, तो ये हमारे पास 2 मिली एम्पेयर आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो है वो हमने इस वाले में से मालूम करना है, I2 हमने मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे कि R1 को ऊपर रखेंगे डिवाइड कर देंगे R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाई टोटल जो हमारा जो करंट है उसके साथ। तो हमारे पास जो टोटल करंट आएगा 4 मिली एम्पेयर आ जाएगा। अब ये देखें 2 मिली एम्पेयर हमारा IR1 के लिए था और 4 मिली एम्पेयर हमारा IR2 के लिए था। तो जब हम इस IR1 प्लस IR2 को करेंगे तो हमारा सर्किट का जो टोटल करंट है वो 6 मिली एम्पेयर आ जाएगा। अब अगर आप देखें थोड़ा सा ऊपर हम लोग देखें तो हमारे पास जो IS था, मतलब सर्किट का जो टोटल करंट है वो 6 मिली एम्पेयर आ रहा है, और अगर हम देखें तो इन दोनों का जो करंट है वो भी आपस के अंदर मिलाकर हमारे पास 6 मिली एम्पेयर आ रहा है। तो हमारी जो ये वाली शर्त और ये वाली शर्त दोनों पूरी होंगी। अब हम लोगों ने क्या करना है कि पावर डेसिपेशन दोनों रेजिस्टेंस में से कि ये कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है और ये कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है, ये अब हम लोगों ने ढूंढनी है। तो इसके लिए बहुत ही आसान सा फार्मूला है कि पावर जो पहले रेजिस्टेंस में से गुजर रही है, तो पावर का फार्मूला है P इज़ इक्वल्स टू I स्केयर R। P पावर इज इक्वल्स टू करंट का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई रेजिस्टेंस, तो P इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R1। अब I स्क्वायर R1 क्या है कि जो करंट गुजर रहा है I स्क्वायर के अंदर, तो अब I स्क्वायर जो है वो हमारा ये देखें ये हमारा IR1 है, मतलब 2 मिली एम्पेयर हमारे पास है और 2 मिली एम्पेयर को मल्टीप्लाई करेंगे R1 के साथ। R1 हमारा 6 है, ये देखें ये R1 हमारा 6 किलो ओहम है। तो इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 24 किलो वाट जो है वो हमारे पास पावर आ जाएगी पहले रेजिस्टेंस के अक्रॉस। फिर दूसरे के अक्रॉस हम लोग पावर ढूंढेंगे तो वही वाला फार्मूला है IR स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई R2। तो उसके जो अक्रॉस वो हो रही है वो ये देखें ये IR स्क्वायर के अक्रॉस 4 मिली एम्पेयर हो रही है। तो 4 मिली एम्पेयर को हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये हमारे पास 48 किलो वाट जो है वो पावर दूसरे के अक्रॉस निकल आएगी। अब जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है, चलें उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि टोटल जो पावर है वो कितनी निकलती है। अब ये हमारी थर्ड जो थी वो पूरी हुई कि इसके अक्रॉस R1 के अक्रॉस और R2 के अक्रॉस कितनी हमारी पावर जो है वो कंज्यूम हो रही है या डेसिपेट हो रही है। अब नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट हमारा टास्क ये है कि पावर डिलीवर कितनी हो रही है सोर्स की तरफ से। तो सोर्स के तरफ से जो पावर डिलीवर्ड है उसको मापने के लिए हम लोग फार्मूला इस्तेमाल करते हैं P इज़ इक्वल्स टू V मल्टीप्लाई बाई I, मतलब पावर इज़ इक्वल्स टू वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई करंट। तो वोल्टेज हमारे पास कितनी थी, 12 वोल्ट की हमारी बैटरी थी और करंट हमारा 6 मिली एम्पेयर जो हम लोगों ने ऊपर मापा है, जो कि ये हमारा करंट है। तो इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 72 किलो वाट आवर जो है वो हमारे पास आंसर आ गया कि हमारा जो पावर जो इस टाइम वोल्टेज की तरफ से जो डिलीवर की जा रही है वो 72 किलो वाट है। अब जो रेजिस्टेंस जो लगी हुई हैं वो कितना कंज्यूम कर रही हैं,
तो उसके लिए फार्मूला है P इज इक्वल्स टू PR1 प्लस PR2, मतलब पावर R1 की और पावर R2 की। तो इनका फार्मूला ये है कि I²R1 प्लस I²R2। तो इनकी वैल्यू हम लोगों ने पहले से ही निकाली हुई है। ये देखें P1 और P2, P1 की है 24 और P2 की है 48। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर 72 किलोवाट आ जाएगा। अब देखें पावर डिलीवर की जा रही है 72 किलोवाट, और पावर जो है डेसिपेट की जा रही है वो भी 72 किलोवाट की ही है। तो हमारे पास ये जो लास्ट वाली जो हमारी थी वो भी सॉल्व हो चुकी है, और यही इस सवाल का आंसर है। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि उन्होंने बताया कि हमारे पास ये एक छोटा सा सर्किट है। इसको हम लोगों ने देखना है कि जब ये कुछ शराइत उन्होंने बताई हैं कि जब ये पूरी होंगी तो ये लाइट जलेगा या नहीं। सबसे सर्किट के अंदर एक बैटरी लगी हुई है और यहाँ पर दो स्विचेस दिए गए हैं, स्विच 1 और स्विच 2। अब वो हमसे ये कहता है कि भाई पहली शर्त में वो कहता है कि व्हेन स्विच 1 इज़ कनेक्टेड एंड स्विच 2 इज़ नॉट कनेक्टेड। जब स्विच 1 कनेक्ट करेगा और स्विच 2 कनेक्ट नहीं करेगा, मतलब स्विच 1 ने कनेक्ट कर दिया है, अब यहाँ पर स्विच 1 जो है वो कनेक्ट हो गया है। तो अब क्या होगा, सर्किट में हमारा जो पाथ है वो कंप्लीट हो गया है। यहाँ से ये देखें, ये हमारा पाथ कंप्लीट हुआ है और ये भी यहाँ से हमारा पाथ कंप्लीट हुआ है। तो जैसे ही हमारा पाथ कंप्लीट होगा तो लैंप क्या करेगा, जल पड़ेगा। सेकंड जो वो कहता है कि स्विच 1 और स्विच 2 वो कहता है दोनों कनेक्ट नहीं किए, ये भी कनेक्ट में नहीं है और ये भी कनेक्शन में नहीं है। तो अब क्या होगा कि यहाँ से यहाँ पर जाएगा करंट, तो आगे तो स्विच ब्रोकन है, रास्ता पाथ उसको मिल ही नहीं रहा, तो करंट जो है वो लैंप तक नहीं पहुँच पाएगा। इसलिए हम कहेंगे कि ये जो लैंप है वो ग्लो नहीं करेगा। थर्ड जो है वो लास्ट के अंदर वो कहता है कि अब थर्ड में वो कहता है कि भाई स्विच 1 भी कनेक्ट है और स्विच 2 भी कनेक्ट है। अब वो कहता है कि लाइट जो है वो ग्लो करेगी कि नहीं। अब भी लाइट जो है वो ग्लो नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो करंट है वो यहाँ पर शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से आगे ही नहीं जाएगा, बल्कि यहीं से ही वो वापस बैटरी की जानिब मुड़ जाएगा। तो हमारा ये जो लैंप है वो ग्लो नहीं करेगा। मैंने आप लोगों को बताया था कि करंट हमेशा वो वाला पाथ चूज़ करता है कि जिस पर उसको कम से कम रेजिस्टेंस महसूस हो। अब यहाँ पर तो एक लोड लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर तो करंट को एक रेजिस्टेंस महसूस हो रही है। उससे पहले ही उसको एक ऐसा पाथ मिल गया है कि जिसके अंदर उसको कोई रेजिस्टेंस फील ही नहीं हो रही। तो वो सिंपली क्या करेगा, वो जाएगा यहाँ से इस बैटरी से और यहाँ से होता हुआ, यहाँ स्विच 2 से होता हुआ दोबारा वापस आ जाएगा। तो इस तरह हमारा जो लैंप है वो ग्लो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि शॉर्ट सर्किटिंग है आगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की असाइनमेंट की आप लोगों को समझ आ गई होगी। बाकी अगर आप लोगों को असाइनमेंट के अंदर कहीं भी प्रॉब्लम महसूस हो रही है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं।